हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे उसको फिर से सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल सी पेट का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला दोस्तों। इस टेस्ट की हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये आपका इसका तीसरा वीडियो होगा और जो लास्ट मतलब कह सकते हैं लास्ट वीडियो होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जो कि हमें मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो इससे बनाना संभव नहीं है, क्योंकि अब पता है आपको ये डीआई का क्वेश्चन होता है दोस्तों। और इनके क्वेश्चन दोस्तों इस बहुत ही जगह ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो इस मोबाइल पे बनाना इसको मतलब उतना आसान नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो हमारे डिस्कस करने लायक होता है। यानी अगर कहें कि तो जो आपका करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस मैथ और जीके जीएस आपका जो हो गया क्वेश्चन, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही लाभदायक आपके लिए ये वीडियो होगा और आप अपनी तैयारी को इससे बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो हम इसका अपलोड कर चुके हैं और पिछले 2 वीडियो में दोस्तों मैंने जो भी चीज़ें बताए हैं लगभग 51 नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम जो क्वेश्चन बचे हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि ये आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमने कर लिया था और आज हम करने वाले हैं 52 नंबर से क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर बात करें ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है, तो किस योजना में खादी ग्रामोद्योग का जो क्या किया गया था दोस्तों, स्थापना किया गया था। तो दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और आपको पता है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह चला था 1951 से 56 तक। और दूसरा जो दोस्तों 56 से आपका जो चला था, यानी पंचवर्षीय 5 के हैं तो 56 से आपका चला था 61 तक। तो ये 1956 का दोस्तों अधिनियम होता था और इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों वो 1957 में किया गया था, ठीक है। अधिनियम कब का था? 1956 का अधिनियम था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों, तो आपका जो पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान किस पे दिया गया था दोस्तों, तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ध्यान अगर दिया गया था तो वह कृषि के क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना तो था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो यह था हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये हेमर डोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, यह महालवानिस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस समझौते के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। दोस्तों हम यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे क्वेश्चन को हम अभी यहाँ पर पूरा मतलब निपटारा कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें गांधी जी का, तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और आपको पता है दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वह नाथूराम गोडसे के मारने के कारण हुआ था, ठीक है। यानी इनकी मृत्यु हत्या की तरह से हत्या हुई थी, ठीक है। दोस्तों अगर बात करते हैं गांधी जी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो दोस्तों गांधी जी जो थे वह अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 में गए थे दोस्तों ये गांधी जी अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका से वापस कब आए दोस्तों? तो अफ्रीका से वापस आए दोस्तों यह 1915 में वापस आए, ठीक है। कब आए? 1915 में अफ्रीका से वापस आए और उसी टाइम उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो पूछा था कि गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था कब हुआ था दोस्तों, तो अगर बात करें देश से बाहर यानी इंडिया के बाहर इनका जो पहला सत्याग्रह था 1906 ईस्वी में अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। ये देश से बाहर पहला सत्याग्रह था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों गांधी जी का जो
पहला सत्याग्रह जो था, ठीक है, वह भारत में कहाँ कब हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था भारत में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। ये हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गांधी जी, ये चंपारण दोस्तों बिहार में है दोस्तों, ठीक है। और गांधी जी जो ये बिहार यानी चंपारण सत्याग्रह करने किसके आग्रह पे गए थे? तो राजकुमार के आग्रह करने पर ये गए थे, ठीक है, यानी राजकुमार के कहने पर गए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी दोस्तों, वह 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की मतलब स्थापना किया था। गांधी जी ने जो अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था, ठीक है, तो ये मजदूरों से था दोस्तों, ठीक है। किससे संबंधित था? मजदूरों से, मिल मजदूरों से संबंधित ये था आंदोलन। और इस आंदोलन मतलब ये आंदोलन कब किया था? तो ये किया था 1998 ईस्वी में, सॉरी 18 ईस्वी में, ठीक है। और बात करें अगर गांधी जी से, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों 1919 ईस्वी में। इन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों, है ना। और इसका जो इस आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था? तो ये अली बंधुओं ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन, उसके बाद दोस्तों 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1920 में क्या कर दिया इन्होंने? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 1919 में एक बहुत बड़ी घटना होती है। इस घटना का नाम है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और ये हुआ था 9 अप्रैल 1919 को ये क्या हुआ था? घटना हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक हत्याकांड हो जाता है, जिसमें जिसके कारण जो होता है गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 ईस्वी में, उसे 1922 में क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यानी चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ये अपना जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस कर ले लिया। उसके बाद गांधी जी ने 1900, ठीक है, 1930 में एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बनता है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया? तो यह स्टार्ट किया 1930 में। इससे पहले दोस्तों गांधी जी ने कांग्रेस की सिर्फ एक अध्यक्षता की थी, है ना, वह 1924 का अध्यक्षता था, और ये था मतलब बेलगांव का अध्यक्षता था, ठीक है। तो पूछा था गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो वह 1924 में की थी, और यह बेलगांव में हुआ था, ठीक है। कहाँ होता है? बेलगांव में। उसके बाद दोस्तों गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है दोस्तों। क्या होता है? गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 1931 ईस्वी में, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौता के बाद दोस्तों गांधी जी जो है अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं, ठीक है। और यह द्वितीय गोलमेज में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज दोस्तों, ठीक है, ये ब्रिटेन में होता है। 3 गोलमेज हुआ था दोस्तों, प्रथम और सेकेंड और द्वितीय गोलमेज। तो 1931 में गांधी जी क्या करते हैं? द्वितीय गोलमेज में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन जो थे, जो वह तीनों गोलमेज में क्या किए थे? भाग लिए थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, यह तीनों गोलमेज में क्या किए थे? भाग लिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। उसके बाद दोस्तों पूना पैक्ट होता है दोस्तों। पूना पैक्ट यह यरोदा जेल में होता है दोस्तों। और इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और एक गांधी जी के बीच में होता है दोस्तों पूना पैक्ट, है ना, एक समझौता होता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट के नाम से। तो क्वेश्चन बनता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1932 में इन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। यहाँ पर बहुत ही मिसिंग पॉइंट होता है दोस्तों, यानी जो हमारा मिस्टेक पॉइंट होता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना अगर हम कहें तो हमको हरिजन संघ की स्थापना हमको लगता है कि ये भीमराव अम्बेडकर ने किया होगा, लेकिन यह गांधी जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1942 ईस्वी में क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी 9 अगस्त 1942 को क्या किया था? इन्होंने एक आंदोलन चालू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन को दोस्तों अगस्त आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर इनसे एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण वे बनता है कि यह यंग हरिजन, है ना,
सॉरी यंग हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका के क्या थे, हरिजन पत्रिका या हरिजन पत्रिका और यंग पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका दोनों के क्या थे संपादक कौन थे, गांधी जी थे। कौन कौन, तो क्वेश्चन बनता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसके संपादक कौन थे, तो ये गांधी जी थे। या हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी कौन थे, गांधी जी ही थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी गांधी जी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों हमने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यूरेनियम और प्लेटिनम जो है उत्तर प्रदेश के इनमें से किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों यूरेनियम और प्लेटिनियम की, तो यह उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर जिला है दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ललितपुर जो जिला है दोस्तों यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यूरेनियम और प्लेटिनम पाए जाते, सॉरी यूरेनियम और प्लेटिनम पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों यूरेनियम का, तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 78 होता है, और जो प्लेटिनम का क्या होता है ये 92 होता है। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना 78 और प्लेटिनम का कितना दोस्तों 92। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यूरेनियम की, तो दोस्तों यूरेनियम का खान कहाँ पाया था दोस्तों, यूरेनियम कहाँ पाया था, तो यूरेनियम झारखंड में एक स्थान है दोस्तों जादूगोड़ा। ठीक है, जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों एक मांड्या जो है दोस्तों, ठीक है, जो कर्नाटक में है, यहाँ पर क्या पाया था है, लिथियम पाया था है। तो लिथियम कहाँ पाया था है, मांड्या में पाया था है, जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोलार की जो खान है दोस्तों वहाँ पर क्या पाया था, सोना पाया था, और कोलार कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक। तो देखिए मांड्या लिथियम कहाँ, कर्नाटक, कोलार सोना कहाँ, कर्नाटक। थोरियम जो है दोस्तों ये मोनोजाइट मिट्टी में पाई जाती है दोस्तों, और ये कहाँ पाई जाती है, केरल में। कहाँ पाई जाती है, केरल में। और आपको पता है गोलकुंडा दोस्तों यहाँ पर क्या मिला था, कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था, गोलकुंडा में, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पन्ना जो स्थान है दोस्तों यानी जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हीरा पाया था, क्या पाया था, हीरे की खान पाए थे। ठीक है, तो पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें दोस्तों सबसे जो बड़ी सबसे भारी जो धातु है दोस्तों वो है ओस्मियम। कौन है, ओस्मियम। और सबसे जो हल्की धातु होती है वो क्या है, लिथियम है। कौन है, लिथियम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर देखें दोस्तों यहाँ पर जो अपना अगला क्वेश्चन है, फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्यात की गई थी दोस्तों, यह निर्यात की गई थी दोस्तों दुबई को। किसको, दुबई को यह निर्यात की गई थी। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट दोस्तों एक जो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, एक फ्रूट है दोस्तों, एक फल है जिसका जो पहले नाम था वो ड्रैगन फ्रूट था, अब इसका जो नाम हो गया है कलमय हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कलमय। ठीक है, क्या हो गया इसका अब नाम, क्या हो गया, कलमय हो गया इसका नाम। ठीक है, पहले क्या था, ड्रैगन फ्रूट था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, कलमय रख दिया गया है। तो इसकी जो पहली खेप थी दोस्तों यह दुबई के लिए निर्यात की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी दोस्तों, तो जो आपका बलबन है दोस्तों, ठीक है, इसने ही क्या किया था, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी दोस्तों, है ना। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने वाले वंश थे, पहला था दोस्तों गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अगर संस्थापक की बात करें दोस्तों तो ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो आप क्या कहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो खिलजी वंश आया। ठीक है, कौन आया, खिलजी वंश। और इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। किस वंश का संस्थापक था, ये था खिलजी वंश का। उसके बाद आया दोस्तों तुगलक वंश। कौन आया, तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों वह कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आया दोस्तों सैयद, और सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिलज खां था। कौन था, खिलज खां।
तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की शायद उसकी संस्थापक कौन था, तो आपको देना होगा आंसर कि ख्रीस खां था। ठीक है, उसके बाद आया लोधी वंश, और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था? दोस्तों जो गुलाम वंश है दोस्तों, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला क्या हो गया है कि वंश था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर यह अरावली पर्वत का जो तो दोस्तों क्या है शिखर है दोस्तों, अरावली पर्वत में पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें ये नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और आपका जो कामेट है, ठीक है, यह हिमालय पर्वत के ही क्या हैं शिखर है। ठीक है, कौन है? हिमालय पर्वत के शिखर हैं दोस्तों। अगर बात करें कि कुछ यहाँ पर जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों, ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं उसके सबसे उच्चतम चोटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे आपको पता सबसे जो बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वह कौन है? एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप। और जो एशिया महाद्वीप का दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह कौन सा है? एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। यानी अगर एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपसे क्या कहेंगे? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। और अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहेंगे दोस्तों यह है किलीमंजारो। क्या है दोस्तों? किलीमंजारो, जो कहाँ पर है? तंजानिया में है। कौन है? तंजानिया में। उसके बाद आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये है आपका माउंट मैकिले, या इसका जो नया नाम हो गया दोस्तों हो गया डेनाली। क्या हो गया? नया नाम क्या हो गया? डेनाली। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है एकांगगुआ। क्या है? एकांगगुआ जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे एकांगगुआ जो तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है दोस्तों अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका का जो सबसे ऊंचा चोटी है दोस्तों वो है माउंट विल्सन। कौन है? माउंट विल्सन जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका यूरोप। और आपसे पूछा जाए कि यूरोप से सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप कहेंगे यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैंक। क्या है? माउंट ब्लैंक। और यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है माउंट कोसियस्को। क्या है? माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है क्या है, वह है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा दोस्तों जो है असम में है दोस्तों, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात करें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन है, तो यह है दोस्तों नंदा देवी। जो नंदा देवी है दोस्तों भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे जो दोस्तों वो जर्मनी में 1941 में गए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे अगर देखें सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था दोस्तों हाल ही में 23 जनवरी को हुआ था दोस्तों, और इसी दिन यह घोषित किया गया है दोस्तों कि जो 23 जनवरी है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए, है ना, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है दोस्तों, 1938 ईस्वी में दोस्तों, है ना, 1938 में दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस हैं यह कांग्रेस का मतलब अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता कब करते हैं दोस्तों? 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मतलब महात्मा गांधी और इनके बीच में दोस्तों बनती नहीं थी। ठीक है, इनके जो मतभेद थे वो अलग अलग थे, इनकी जो विचारधारा थी अलग अलग थी। उसके बाद ये कांग्रेस से निकल जाते हैं और इन्होंने 1939 ईस्वी में क्या कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद 1941 में दोस्तों ये कहाँ चले गए? जर्मनी में चले गए दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने 1900 दोस्तों 43 की अगर बात करें तो 1943 में दोस्तों इन्होंने
एक फौज की स्थापना किया दोस्तों, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए दोस्तों, ये पहले मोहन जो थे, मोहन भागनाथ थे दोस्तों, ठीक है, इन्होंने पहले आ, इस फौज की स्थापना की थी। बस इनको उन्होंने दोबारा स्थापित कौन किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित किया 1943 ईस्वी में। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों, वो हमने अब आपको बता दिया। अच्छा, 1939 में इन्होंने क्या किया? 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इन्हें लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने बजट की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये था आपका जो बजट था दोस्तों, 10,029 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। जून 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो सिमरनजीत कौर हैं, ठीक है, गौरव सोलंकी हैं दोस्तों, सोनिया चहल हैं दोस्तों, और यानी तीनों को ही क्या किया गया था? अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों कुछ राजीव 2019 में या 2020 में जो राजीव गांधी पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो किन किन को मिला है दोस्तों? तो इसमें आपके हो जाते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा, ठीक है, जिनका संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। इन्हों 5 लोगों को दोस्तों 2019-20 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। इसमें है रोहित शर्मा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मानिका बत्रा, जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। उसके बाद रानी रामपाल, जो आपके हॉकी से संबंधित हैं दोस्तों। उसके बाद है विनेश फोगाट, जो आपके कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु, जो आपके दोस्तों पैरा एथलीट हैं, ठीक है। तो इन पांचों को क्या दिया गया था दोस्तों? 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार की जो राशि थी दोस्तों, पहले 7.5 लाख था, अब इसका राशि क्या कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है, इस पुरस्कार की राशि, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 2021 के जो पद्म विभूषण अवार्ड जिनको मिला है दोस्तों, तो ये टोटल 7 लोग, देखिए 7 लोगों को दोस्तों मिला है दोस्तों पद्म विभूषण अवार्ड, और 10 लोगों को मिला है दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड, और दोस्तों जो 102 लोग हैं इनको मिला है दोस्तों पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। तो टोटल दोस्तों, यानी अगर आप देखें तो 102 लोगों को क्या मिल गया? पद्मश्री। और आपके जो 10 लोग हैं इनको क्या मिल गया दोस्तों? आपके पद्म विभूषण मिल गया, और 7 लोगों को क्या मिला? पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। जो भारत रत्न दिया गया दोस्तों इस साल, यानी 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। 2020 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों पद्म विभूषण की, तो ये दिया गया है शिंजो आबे, है ना। शिंजो आबे ये जापान के हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, शिंजो आबे। इनको दिया गया है 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड। ये जापान के हैं, जन सेवा के लिए इनको दिया गया है। दूसरे हैं दोस्तों SP बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, ये इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, और दोस्तों इनको मरणोपरांत दिया गया है। किस क्या दिया गया है? मरणोपरांत इसको दिया गया है कला के क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा है दोस्तों डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ठीक है, डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ये चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, और ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। चौथे हैं दोस्तों नरेंद्र कृपाणी, ठीक है, इन्हें नरेंद्र सिंह कृपाणी, इन्हें भी ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्षेत्र से हैं दोस्तों, और इन्हें भी 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगले हैं दोस्तों मौलवी वहीदुद्दीन खान, ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये अध्यात्मक से संबंधित हैं दोस्तों, अध्यात्म से संबंधित हैं, ठीक है। अगले हैं दोस्तों बीबी लाल, ये पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं, और उसके बाद अगले हैं दोस्तों सुदर्शन साहू, जो कला से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये 7 लोग थे दोस्तों जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 1833 में महलवारी प्रणाली किसके समय शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। 1835 में बात करें दोस्तों, अगर
वाड़ी प्रणाली की, तो यह शुरुआत की गई थी दोस्तों। देखिए इसका विचार किसने दिया था, तो इसका जो विचार है दोस्तों ये दिया था मैकॉल्टी ने दिया था दोस्तों। किसने किया दिया था, इसका जो विचार था दोस्तों हाल्ट मैक मैकजी ने दिया था दोस्तों। कौन दिया था, हाल्ट मैकजी ने। ठीक है, हाल्ट मैकजी ने महलवाड़ी प्रणाली का क्या किया था, क्या कहते हैं, विचार दिया था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसको लागू किसने किया था, तो इसको लागू किया था वारेन हेस्टिंग ने। किसने लागू किया, वारेन हेस्टिंग ने इसको लागू किया था। अगर बात करें दोस्तों जो आपका है रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसको किसने लागू किया था, तो इसको लागू किया था दोस्तों थॉमस मुनरो ने इसको क्या किया था, लागू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा महलवाड़ी जो आपका व्यवस्था है दोस्तों, ये किसने, वारेन हेस्टिंग ने। विचार किसका था, हाल्ट मैकजी का इसका विचार था। ठीक है, और बात करें रैयतवाड़ी की तो यह थॉमस मुनरो ने। और अगर बात करें दोस्तों अगर बात करें दोस्तों एक और जो आपका व्यवस्था था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, जो अस्थाई बंदोबस्त था दोस्तों, ये किसने चालू किया था, तो ये चालू किया था कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त चालू किया था। ठीक है, तो ये 3 प्रणालियाँ थी, 3 व्यवस्था था दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों लॉर्ड बेलजली की, ठीक है, तो इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण काम किया था जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था दोस्तों, तो यह लगाया था लॉर्ड बेलजली ने। सहायक संधि प्रणाली किसने लागू की थी, तो ये भी लॉर्ड बेलजली ने लागू की थी। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, है ना, ये भी लॉर्ड बेलजली के काल में हुआ था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो सहायक संधि था ये किसने स्वीकार किया था दोस्तों, तो यह स्वीकार किया था हैदराबाद के नवाब ने। किसने, हैदराबाद के नवाब ने। ठीक है, ये स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 था, ये किसके समय में आया था, यह वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। ठीक है, अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है 1774। ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग के समय में ही आया था। ठीक है, और पहली समाचार पत्र द बंगाल गजट, ठीक है, ये जेम्स ऑगस्टन का था दोस्तों। यह भी मतलब वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी सर विलियम जॉन्स ने वारेन हेस्टिंग के समय में ही किए थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नियोजित संस्थाओं संगठनों में से किसने भारत में प्रवासी श्रम पर भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार की है, तो दोस्तों यह तैयार किया है दोस्तों आपका नीति आयोग। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों नीति आयोग, ये तो दोस्तों जो नीति आयोग है आपको पता है इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये कौन है, ये हैं राजीव कुमार हैं दोस्तों। और जो अगर उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, अध्यक्ष तो पीएम नरेंद्र मोदी हो गए, और जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वह कौन है, राजीव कुमार हैं। ठीक है, इसका काम क्या है दोस्तों, बस ये नीतियां बनाना ही क्या है इसका काम है। अगर बात करें दोस्तों इनके नीति आयोग के जो पहले सीईओ हैं वह कौन है, अभिकांत दास हैं। कौन है, अभिकांत दास क्या है, नीति आयोग के अमिताभ कांत जो हैं वो नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं दोस्तों, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसने जून 2021 में फिनलैंड के कोर्टने खेलों में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, तो ये जीता था दोस्तों आपका नीरज चोपड़ा ने दोस्तों। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों वह भाला फेंक से समझते हैं। किसके समझते हैं, भाला फेंक से। हाल ही में दोस्तों आपको पता है टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और यह टोक्यो ओलंपिक जो है दोस्तों 23 जुलाई से, ठीक है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाला है दोस्तों। इस टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक दिलाया है दोस्तों वह दिलाया है मीराबाई चानू ने दोस्तों दिलाया है। और
इन्होंने 49 kg में दोस्तों 49 kg में कांस्य पदक, ये भारोत्तोलन से संबंधित है, और 49 kg में दोस्तों कांस्य पदक लेकर आई हैं। ठीक है। बजरंग पुनिया की बात करें दोस्तों तो ये भी क्या है आपके, ये पहलवान है दोस्तों, कौन, बजरंग पुनिया। ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, बबीता फोगाट है दोस्तों। ठीक है। ये भी किससे हैं, पहलवान से ही हैं। ठीक है। ये भी क्या है, आपके कुश्ती से संबंधित हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो ये सबसे बड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों वह है सोनभद्र का। ठीक है। वन आच्छादन क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है, सोनभद्र। अगर बात करें दोस्तों कि सबसे क्या बोलते हैं कि सबसे अधिक है, ठीक है, वृद्धि, वन में वृद्धि कहाँ हुई है, तो अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें दोस्तों तो वह हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्षेत्रफल इसके हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, मध्य प्रदेश में। अगर आप बात करें प्रतिशत के हिसाब से तो वो कहाँ हुआ है, मिजोरम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मिजोरम में। ठीक है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, 500 प्लस। अच्छा देखिए, अगर बात करें दोस्तों T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है दोस्तों, तो वह दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों 10 साल में क्या करनी थी, बाघों की संख्या को दोगुना करना था। तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यह उससे पहले क्या कर दिया, इस दोगुना कर दिया गया है ना। तो इसलिए इसको क्या मिला है, T+2 अवार्ड मिला गया है। तो क्वेश्चन बनेगा T+2 अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, तो यह मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। जो दोस्तों अंतिम टाइगर रिजर्व है दोस्तों वह कौन है, रामगढ़ विषधारी जो है दोस्तों, यह अंतिम टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं जिससे क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, तो जो 16 मार्च है दोस्तों, इस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों। अच्छा, टीकाकरण से संबंधित दोस्तों एक योजना है दोस्तों, वह क्या है, इंद्रधनुष योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो यह टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता है 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, बालिका दिवस मनाते हैं दोस्तों। और अगर बात करें 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 15 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। कौन दिवस मनाते हैं, उपभोक्ता दिवस। ठीक है। 22 मार्च को दोस्तों मनाते हैं जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को मनाते हैं दोस्तों जैव विविधता दिवस। ठीक है। सॉरी, हाँ, 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक है। और 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों आर्द्र भूमि दिवस। और 4 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। आपको पता है 5 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं आपके पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, और आज जो है दोस्तों 26 जुलाई है, तो आज मनाया गया है कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 1 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस, दुग्ध दिवस को मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों, युवा दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, तो यह 12 जनवरी को मनाया गया था। और इसी दिन क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म को होता है 12 जनवरी को होता है। इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के। 12 अगस्त को ही दोस्तों हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 29 जुलाई को दोस्तों बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में, बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 29 जुलाई के रूप में मनाया गया है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो जो 1935 का अधिनियम था दोस्तों, इसके द्वारा भारत परिषद अधिनियम का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन बनता है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ आया था, तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था दोस्तों अगस्त आंदोलन था। क्या था? अगस्त आंदोलन। और कब स्टार्ट होता? 8 अगस्त 1942 को क्या गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को कब किया गया था? शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में किया गया था। ठीक है, और सहयोग आंदोलन दोस्तों ये आपका था 1920 में असहयोग आंदोलन था। ठीक है, और आपको पता है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन थे दोस्तों, आपको जो याद होने चाहिए। ठीक है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है दोस्तों? तो जो जल्लीकट्टू है दोस्तों, यह किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये आपका है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का जो पारंपरिक खेल है दोस्तों, वह कौन है? जल्लीकट्टू है। ठीक है, और मतलब महत्वपूर्ण महोत्सव है दोस्तों जो संबंधित है किसी राज्य से। तो अगर बात करें दोस्तों पपेटी, ठीक है, तो ये पारसियों का क्या है? एक त्यौहार है दोस्तों। कौन है? पारसियों का ये महोत्सव है दोस्तों, पपेटी। देखो, और देखिए दोस्तों यहाँ पर हार्नबिल एक महोत्सव होता है, तो यह किसका है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह नागालैंड से संबंधित है। उसका आता है धानु यात्रा। ठीक है, धानु यात्रा और नुआखाई, ये दोनों कहाँ से संबंधित है दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि धानु यात्रा को दोस्तों 2014 में राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा भी दिया गया है। जल्लीकट्टू दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों? ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। उसके बाद दोस्तों लार्ड हरोबा, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। ओणम कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है। पोंगल कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है दोस्तों। ठीक है, और पोंगल दोस्तों आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और अटुकल जो पोंगल है दोस्तों, वो कहाँ का है? केरल का है। चापचार जो है दोस्तों, चापचार है ना, ये कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का है। खीर भवानी जो महोत्सव दोस्तों, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कच्छ महोत्सव आपको पता है दोस्तों, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। तो कच्छ महोत्सव जो है दोस्तों, ये भी कहाँ का? गुजरात का है। नमस्ते ओरछा महोत्सव, ये कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और ये हुनकाहा दोस्तों पर्व जो है दोस्तों, ये रोशनी का पर्व है और 21 धर्म से है दोस्तों। कहाँ का है दोस्तों? यह इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल का। लोसार महोत्सव दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। भोरम देव महोत्सव दोस्तों कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण महोत्सव से थे जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कभी भी इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? येन है। ठीक है, इसको याद रखना है। जापान की राजधानी कहाँ पर? टोक्यो है। ठीक है, और आपको पता है जापान में क्या चल रहा है? ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित दोस्तों? जो लोकटक की झील है दोस्तों, यह मणिपुर में है। किस राज्य में है? मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों काबुल नामजाओ उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। तो अगर आपसे पूछा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता उद्यान कौन है, तो यह है काबुल नामजाओ, और ये कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? मणिपुर में। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, है ना, तो उत्तराखंड में बहुत सारे झील हैं दोस्तों, है ना, बहुत सारी झील है। जैसे आपका देवताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया। राकस ताल और नैनीताल, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक झील है दोस्तों लोनार झील। ये लोनार झील दोस्तों उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। किसके बने से? उल्का पिंड के गिरने से कौन बना था? लोनार झील बना था। ठीक है, सिक्किम में कौन झील है दोस्तों? तो सिक्किम में एक झील है दोस्तों चोलामू, है ना। चोलामू झील कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में है। और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील है। और कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों एक झील है राज समंदर झील। ठीक है, और फतेह सागर झील। ठीक है, तो राज समंदर झील जो है दोस्तों, और राजस्थान में ही दोस्तों एक और झील है दोस्तों सांभर झील। ठीक है, यह विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झीलों में से एक है दोस्तों। कौन? सांभर झील। ठीक है, केरल में कौन सा है दोस्तों? वेमनाथ झील कहाँ पर है? केरल में है। और तमिलनाडु में कौन सा झील है दोस्तों? पुलिकट है। ठीक है, पुलिकट कौन है दोस्तों? कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए लोकतट कहाँ है दोस्तों? यह कहाँ है? मणिपुर में। और पुलिकट कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो ये सारे, अच्छा जम्मू कश्मीर की बात करें तो सब जम्मू कश्मीर की जो एक झील है दोस्तों, वह है बुलर झील। और यह क्या है? एक मीठे पानी की झील है।
किस पानी की झील है दोस्तों? मीठे पानी की झील। और जम्मू कश्मीर की ही दोस्तों कहाँ पर है? एक झील है डल झील। क्या है? डल झील। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील है दोस्तों। ये आपका पता है पहला रामसर साइट कौन था दोस्तों? चिल्का झील है। वर्तमान में कितने रामसर साइट हो गए दोस्तों? वर्तमान में दोस्तों टोटल 42 रामसर साइट है। पहला रामसर साइट कौन है दोस्तों? चिल्का झील था। और अभी जो बेलसावा रामसर साइट है दोस्तों वह क्या है? सोकर झील है और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।